टैक्स से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट वेद जैन जी। वेद जैन जी, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका, अभिनंदन है मनी 9 के इस मंच पर, बुरा न मानो टैक्स है के इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि सरकार को अक्टूबर यानी कि अब ये महीना में 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है। क्या फेस्टिव सीजन को देखते हुए इस साल ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? और जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से किस किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? हालांकि हम ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ के पास पहुंच चुके हैं और ये इस महीने जो है दिवाली है, दशहरा है, तो उम्मीद करें कि आंकड़ा आसानी से पार हो जाएगा। देखिए विपुल जी, अभी पिछले 2 वर्ष बड़े कठिनाई के रहे, 2021 और 21-22 जी। और 22-23 के आंकड़े अपने आप में दर्शा रहे हैं कि आज की डेट में जो इंडिया की इकॉनमी है वो अपनी आगे तेजी से बढ़ रही है। और जो आपने अभी कलेक्शन का डाटा शेयर किया, जो सितंबर के महीने की कलेक्शन जो 1 अक्टूबर को आई है, वो भी लगभग 1,48,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है जी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि जो अक्टूबर का मंथ है वो पूरा फेस्टिविटीज का मंथ है पूरा, और आपके दशहरा है, दिवाली है, अक्टूबर में दोनों आ रहे हैं और बहुत सारी परचेज होती है अक्रॉस इंडिया के अंदर, सारे इंडिया के अंदर। और जिस तरह का आज की डेट में वातावरण है, जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट और इकोनॉमिक आज की डेट में चल रही है, मेरा ऐसा मानना है कि अक्टूबर की कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर आएगी। उसमें मुझे संदेह नहीं लगता है कि सरकार के भी एफर्ट बहुत हैं। और आपने देखा होगा नवरात्रि के समय लोग बहुत सारी गाड़ियां खरीदते हैं, बहुत सारे नए मकान के बारे में वर्किंग होती है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं इकोनॉमी को प्रोपेल करते हैं, तेजी बढ़ाते हैं। और इकोनॉमी अगर आगे बढ़ती है तो नेचुरली है कि टैक्स कलेक्शन भी इम्प्रूव करेगी। तो ये जो आपका सवाल है कि अक्टूबर में सरकार के कदम जो है, सरकार को फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वही करने की कोशिश में है। और 1 अक्टूबर से आपको ध्यान होगा कि जीएसटी में जो आज की डेट में ईबी बिल की जो कंडीशन थी वो 10 करोड़ के टर्नओवर वालों के ऊपर भी लग गई है, तो उससे भी काफी कंप्लायंस में और एनफोर्समेंट में मदद मिलेगी। तो ऐसा मानना है कि कलेक्शन अक्टूबर की जब 1 नवंबर आएगी तो आपको पता लगेगा कि फिगर 1.5 लाख करोड़ से ऊपर ही आएगी। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि चलिए इस अक्टूबर के महीने में तो चलिए फेस्टिव सीजन है, लेकिन आगे ये सस्टेनेबल होगा? क्योंकि हम बिना फेस्टिव सीजन के भी हम देख रहे हैं कि 1.48 तक पहुंच गए हैं। तो अब ये मान के चलें कि ये न्यू नॉर्मल होगा 1.5 लाख करोड़ के आसपास का कलेक्शन, क्योंकि 7 महीने से हम देख रहे हैं 1.40 लाख करोड़ रुपए की तो जीएसटी कलेक्शन हो ही रही है। देखिए, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कंट्री की जीडीपी की जो ग्रोथ एस्टिमेटेड है वो 6 से 7% के करीब की है। तो अब ये ऐसी नहीं है कि जो एनुअली लास्ट डेट में ही होकर ग्रोथ आएगी, ये ग्रोथ हर एवरीडे काउंट होती है। बिल्कुल। आपने लास्ट टाइम क्या किया, तो ये तो मान के चलना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो, और इकोनॉमी ग्रो करेगी तो नेचुरली जो परसेंटेज ऑफ कलेक्शन है वो इम्प्रूव करेगी। अगर आप मैं सीधा सा हिसाब लगाऊं कि 6% की ग्रोथ को, और आगे ये लगा के चलूं कि आधा % के हिसाब से हर महीने बढ़ती है, तो 1.5 लाख करोड़ के ऊपर तो 3,000 करोड़ की उसके हिसाब से कैलकुलेशन भी लगाई जाए तो भी ये कलेक्शन बढ़ के आएगी। तो वो ग्रोथ कंटिन्यूसली रहती है। फेस्टिविटीज का कहना यह है कि एक बार फेस्टिविटीज में उसमें शॉपिंग बढ़ती है, और आने वाले 6 महीने जो मैं मानता हूँ अक्टूबर से मार्च के पूरी फेस्टिविटीज के मानते हैं, एक के बाद एक फेस्टिवल लगा रहता है, शादियां बहुत हैं, फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होती हैं। और जो कोविड का 2 साल का इम्पैक्ट था वो भी अभी खुल के नजर आ रहा है। स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं, एंटरटेनमेंट के सेंटर्स खुल गए हैं, सिनेमा हाउसेज हैं, थिएटर्स हैं, वो सब खुल गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन खुल गई है, फ्लाइट्स खुली हुई हैं। तो ये सारी इकोनॉमी को बहुत तेजी से मदद करते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ में, जीडीपी में, और नेचुरली उसी की ग्रोथ की वजह से फिर टैक्स की कलेक्शन भी इम्प्रूव करती है। तो मुझे ऐसा मानना है कि महीने दर महीने, हर महीने के बाद पिछले महीने से बेटर की कलेक्शन आएगी। कोई मुझे इसमें एक्सेप्शन आती नजर नहीं आ रही। वेद जी की इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स छूट किस तरीके से हासिल की जा सकती है? और अगर पहले से ही मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रिक वाहन है, कार, या बहुत से लोगों के पास अब 2 व्हीलर भी लोग ले रहे हैं, तो क्या दूसरी गाड़ी लोन लेकर के लेने पर डिडक्शन का फायदा मिल सकता है या सिर्फ एक गाड़ी पर मिलेगा? देखिए, सरकार ने एक कानून बनाया, सरकार की इच्छा जैसे है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने की, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए और कंसेशन को देखते हुए कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की डेट में चीपर होती है। तो सरकार का एक कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच ओवर करें। तो एक जो आदमी गाड़ी खरीदते हैं नॉर्मली बिजनेस वाले, तो उनको तो उसकी छूट मिल जाती है, गाड़ी में डेप्रिसिएशन भी मिलती है, इंटरेस्ट की भी छूट मिलती है।
लेकिन जो साधारण व्यक्ति किसी तरह से खरीदता है तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदता है तो उसको छूट नहीं मिलती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि अगर आप कोई लोन लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए और उस पर जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे तो 1.5 लाख रुपए सालाना की आपको उसमें इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। यानी कि आप सैलरी इनकम आपकी आ रही है, कोई किसी तरह से कोई आपको रेंट की इनकम आ रही है, कोई और इनकम है जिसमें आपने गाड़ी खरीदी अपने लिए और उस गाड़ी के ऊपर आप इंटरेस्ट देते हैं, तो ये गाड़ी 1/4/19 के बाद खरीदी होनी चाहिए और 31 मार्च 2023 की डेडलाइन है, उससे पहले आपको व्हीकल खरीदना है। उसके लिए लोन जो लेना है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, यानी बैंक से लेना है या कोई रिकॉग्नाइज एनबीएफसी जो डिपॉजिट सेकिंग है उससे लोन लेने की शर्त है इसके अंदर लेने के बारे में। और ये छूट 1.5 लाख रुपए की है एक व्हीकल के ऊपर। अब आपका सवाल ये था कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो दूसरा खरीदते हैं तो उसमें छूट मिलेगी नहीं मिलेगी? सवाल है कि एक व्हीकल के लोन के ऊपर मिलेगी। अगर आपने ऑलरेडी कोई व्हीकल लिया हुआ है और इलेक्ट्रिक व्हीकल उस पर आप इंटरेस्ट की छूट ले रहे हैं तो फिर दूसरे व्हीकल पे आपको नहीं मिलेगी। यानी एक व्हीकल खरीदने पे जिसपे आप लोन देते हैं तो उसकी आप छूट ले सकते हैं, इरेस्पेक्टिव आपके पास कितने इलेक्ट्रिक। ये कोई शर्त नहीं है कि आपके पास एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं होना चाहिए। सवाल है एक व्हीकल के लोन के ऊपर आप छूट ले सकते हैं। बिजनेस वालों को तो वैसे ही छूट मिलती है इंटरेस्ट की, जो भी आप गाड़ी खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए तो वो बिजनेस का खर्चा माना जाता है। प्रोफेशनल वालों को भी मिलती है, सैलरी वालों को नहीं मिलती है, तो उसको बाद में ध्यान रखते हुए इसी बात को रखा गया कि अगर गाड़ी खरीदी जा रही है पर्सनल यूज के लिए, चाहे वो स्कूटर है या गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डेफिनेशन के अंदर आता है, उसकी इंटरेस्ट की छूट 1.5 लाख रुपए सालाना आप ले सकते हैं। तो अगर आप भी लेना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल तो जो समय सीमा निर्धारित की गई है 2023 की उससे पहले ले लीजिए, ताकि अगर आप लोन पे ले रहे हैं चाहे वो कार हो या फिर टू व्हीलर तो उसमें आपको ब्याज में छूट मिल सकती है, लेकिन सिर्फ एक वाहन पे मिलेगी। अगला सवाल ये है कि अगर लोन लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर टैक्स में जो छूट मिलती है उसको पाने के लिए सेक्शन 80EB के तहत कौन कौन सी वो शर्तें हैं जिनका पालन करना होता है? क्या कुछ विशेष शर्तें हैं या फिर सिंपली बस खाली गाड़ी जो है वो जो है आनी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की कैटेगरी में? देखिए विपुल जी, कोई खास शर्तें नहीं है। एक ही शर्त है कि जो लोन लेंगे वो आप बैंक से लेंगे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ड यूज किया हुआ है और उसकी डेफिनेशन में लिखा है कि ये लोन आप बैंक से लेंगे या किसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उनसे लेते हैं और आपको वो लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट देना पड़ता है तो उस इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। छूट एक व्हीकल के ऊपर मिलेगी और तीसरी शर्त है कि ये गाड़ी ये लोन जो है 1/4/19 और 31/3/23 के बीच में लिया होना चाहिए। तो ये 3 शर्तें मेन मुद्दे वाली हैं। इसके अलावा कोई विशेष ऐसी शर्त नहीं है। आप गाड़ी लेके फिर आप अपने यूज करें, कैसे करें, ये आपके अपने ऊपर है उसके बाद। बिल्कुल। अब जरा इलेक्ट्रिक व्हीकल से बाहर निकलते हैं और बात हम टैक्स सेविंग की कर रहे हैं तो 80C का जिक्र जो है वो लाजमी हो जाता है। कई लोगों की जो 1.5 लाख की लिमिट PF कंट्रीब्यूशन से पूरी हो जाती है, ख़ासतौर से जिनकी कमाई थोड़ी ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों के पास 80C के अलावा टैक्स को बचाने के लिए और कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं? क्या और कोई तरीका है जिसके ज़रिए जो है टैक्स में थोड़ी और बचत की जा सकती हो? विपुल जी देखिए, टैक्स में बचत करने के लिए आपको निवेश करना जरूरी है। 1.5 लाख की आपने जो बात की 80C की, उसमें भी आपको आपका फंड फ्लो, आपका निवेश तो होता है, आपके पैसे आपके हाथ से जाते हैं, फंड कर जाते हैं। तो सरकार ने इनकम टैक्स को ओवर ए पीरियड यूज किया है सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए। तो जितनी भी छूट सरकार ने दी है वो प्रमोट करने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। जो 80C की छूट 1.5 लाख की मिलती है, उसमें प्रोविडेंट फंड है जो रिटायरमेंट पे काम आए, इंश्योरेंस प्रीमियम की छूट मिलती है, वो भी आपको कोई कॉन्टिजेंसी हो जाए तो आपको मदद मिल जाए। इसी तरह से आपके बारे में लिखा है कि अगर आप आज की डेट में रिटायरमेंट के लिए कोई प्लान लेते हैं, उसकी निवेश करते हैं तो उसमें मिलती है। फिक्स डिपॉजिट लॉन्ग पीरियड की अपनी सेविंग के लिए बनाते हैं, उसमें छूट मिलती है। कोई NSC खरीदते हैं तो उसके लिए छूट मिलती है। कोई हाउसिंग लोन आपने लिया है तो उसकी रीपेमेंट करते हैं, उसकी छूट मिलती है। बच्चों के एजुकेशन के नाम की छूट है, जो फीस देते हैं उसकी छूट मिलती है। तो ये सारी सोशल वेलफेयर में 1.5 लाख की स्कीम है। इसके अलावा आपका सवाल है कि कौन कौन सी और स्कीम है जिसमें छूट मिल सकती है। एक 80CC-D सेक्शन है जिसमें 50,000 रुपए की आप NPS के अंदर जमा कराएं तो वो एक एक्स्ट्रा छूट मिलती है। 1.5 लाख से ओवर एंड अबव है NPS में, क्योंकि NPS 1.5 लाख में भी लिया जा सकता है। वो पहला अगर PF ले रहे हैं तो फिर NPS में 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी, वो PF मिला के। लेकिन इसके अलावा अगर आप 50,000 रुपए का एक 80CC-D में अलग से जमा कराएं हर सालाना NPS ले लें तो उसके नाम की एक 50,000 की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। अच्छा। इसके अलावा सरकार सोशल वेलफेयर में चाहती है कि मकान हर एक के पास होना चाहिए। तो आप अगर कोई मकान लेते हैं और उस पर हाउसिंग लोन लेते हैं तो आपको 2 लाख रुपए उस लोन की इंटरेस्ट की सालाना
छूट मिल सकती है, वो ओवर एंड अबाउट 2 लाख के ऊपर की छूट कहलाती है। इसके अलावा आपके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 80D में मेडिक्लेम के नाम की छूट दी हुई है कि आप अपना अगर मेडिक्लेम लेके रखते हैं तो आपको 25,000 रुपये की छूट मिलती है। आप अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये की छूट मिलती है। आपके पेरेंट्स आपके हैं और वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये की उसकी छूट अलग से मिलती है। तो 25,000 से 1 लाख रुपए तक की 80D में अब मेडिक्लेम इंश्योरेंस की नाम की छूट मिलती है। इसके अलावा ये ध्यान में रखते हुए कि लोगों की सेविंग्स होती हैं तो एक बैंक में जो डिपॉजिट होते हैं वो सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट आता है तो साधारण टैक्स पेयर को 10,000 रुपये तक की 80TTA में छूट मिलती है। और सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखते हुए कि उनकी सेविंग बैंक के अलावा फिक्स डिपॉजिट भी हो सकती है तो उसमें 50,000 रुपये तक की 80TTB में छूट दी जाती है। इसी तरह से सरकार ने सोशल वेलफेयर में बच्चों की एजुकेशन के लिए सेक्शन 80E में जो बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन लिया जाता है उसके इंटरेस्ट की भी छूट की दी हुई है 80E के अंदर, और वो आप ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक का बच्चों की एजुकेशन बियॉन्ड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। स्कूल तक के एजुकेशन में 80C में जो स्कूल फीस देते हैं उसकी छूट मिलती है, और बियॉन्ड सेकेंडरी एजुकेशन अगर कोई लोन लेते हैं आप और लोन के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं तो उस इंटरेस्ट की जिस साल से वो लोन की इंटरेस्ट की रीपेमेंट शुरू होती है, इंटरेस्ट की पेमेंट शुरू होती है, उस साल से आपको वो जो एजुकेशन लोन जिसे हम कहते हैं उसकी आपको छूट मिलती है। पहले ये छूट सिर्फ उसी को मिलती थी स्टूडेंट को जो लेता था, लेकिन बाद में ये ध्यान में रखते हुए कि स्टूडेंट यंग एज के होते हैं उनकी इनकम का सोर्स नहीं होता, लोन पेरेंट्स के बेसिकली छूट मिलनी चाहिए तो पेरेंट्स को उसकी छूट दी जाती है जिसमें रिलेटिव की डेफिनेशन है। इसमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि आप बच्चों के अलावा अपनी वाइफ या स्पाउस के नाम की भी लोन लेंगे तो उसमें भी छूट मिलेगी, और एजुकेशन लोन की तो आप अपनी एजुकेशन के अलावा स्पाउस की एजुकेशन भी कराएंगे तो वो भी आपको छूट मिलती है। एक दूसरा है कि लोग धार्मिक विचार के चंदा देते हैं मंदिर में और जगह देते हैं तो उसके नाम की भी जो 80G में डोनेशन के नाम की सोशल वेलफेयर की है 50% की छूट मिलती है जो आप डोनेट करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, रीस्ट्रैप की जो स्कीमें हैं उसके अंदर आप देते हैं तो 100% आपको डिडक्शन मिलती है। तो ओवरऑल ये पिक्चर बनाई है। लेकिन मैं ये बता दूं कि अब आज की डेट में वित्त मंत्री का और सरकार का जो रुझान है वो ये है कि आप इन छूट की तरफ मत देखिए। उन्होंने एक अल्टरनेटिव स्कीम भी दी है जिसमें आपको टैक्स रेट कम कर दिए गए हैं और उन्होंने 5, 10, 15, 20 के अलग अलग स्लैब बनाए हैं जिसके अंदर आपको बिना छूट के, मतलब ये आप छूट नहीं लेंगे और इसके अलावा अगर आप बिना छूट के करते हैं तो आपको टैक्स रेट कम पड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मिडिल इनकम, लो इनकम वालों को ये स्कीम ज्यादा सूट करती है कि उनको छूट में जाने के बजाय अगर वो लो टैक्स रेट में जाएंगे तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए, बहुत लंबी फहरिस्त आपने बताई किन किन जगहों पर टैक्स को बचाया जा सकता है, क्या क्या कुछ प्रावधान है, किन प्रावधानों के तहत किस जगह पे टैक्स बच सकते हैं। अगला सवाल लें उससे पहले एक बहुत छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे ये है कि सेविंग को लेकर के कहीं ना कहीं मिडिल क्लास में वो फोर्सफुली होती है कि भाई टैक्स चला जाएगा इसलिए बचाया जाए। अब सरकार की जो मंशा दिखाई दे रही है आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि न्यू टैक्स रजीम की तरफ ही लोगों को पुश किया जाए। तो ऐसे में फिर आपको लगता नहीं है कि एक जो व्यवस्था बनी हुई थी वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि लोगों के पास फिर बचत नहीं रहेगी। और भारत जैसे देश में जहाँ पर वैसे भी ख़ासतौर से बुज़ुर्गों के लिए कोई इस तरह का वेलफेयर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है, वो ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों या बच्चों पर ही निर्भर रहते हैं। तो अगर ये भी बचत नहीं होगी तो मुश्किल होगी क्या, आपको लगता है? अब मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इनकम टैक्स को ओवर ए पीरियड हमने यूज किया सोशल वेलफेयर अचीव करने के लिए, स्कीम को लाने के लिए। भारत 130 करोड़ देश की जनता से देश है, सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है कि रिटायरमेंट में सभी लोगों को पेंशन दे सके या कुछ बेनिफिट दे सके। तो जो टैक्स पेयर है वो हमेशा ये महसूस करते हैं कि जिस समय मैं कमाता हूँ उस समय मैं सरकार की मदद करता हूँ टैक्स दे के, लेकिन मेरी सरकार की मुझे मदद नहीं मिलती जब मैं रिटायर होता हूँ। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस टाइप की ये स्कीमें 80C की, 80D की बनाई गई हैं कि भाई जो टैक्स पेयर है ये सेविंग कर ले, टैक्स में छूट मिल रही है तो वो उसके रिटायरमेंट में काम आएगा। तो ये एक तरह से सरकार का एक तरह के सोशल वेलफेयर अचीव करने का ऑब्जेक्टिव है, टू पे बैक टू द टैक्स पेयर। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। अब जैसे आपने ठीक कहा कि सरकार का रुझान ये है कि बिना छूट के कोई कोशिश की जाए, तो होगा क्या है कि जितने भी टैक्स पेयर हैं वो उनकी रिटायरमेंट के टाइम में उनके कोई ऐसी एक्यूमुलेशन नहीं मिलेगी जिसके बेसिस पे वो डिपेंड कर सके। ये एक लार्जर क्वेश्चन है क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव रहता है कि टैक्स की रेट कम किए जाए और टैक्स के क्या कहते हैं कि उसके बारे में स्ट्रक्चर को बदला जाए। अब दोनों प्रेशर में सरकार ने 2 अल्टरनेटिव दे दिए हैं।
और सरकार ये चाह रही है कि कम डिडक्शन कम से कम की जाए। जी। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, भारत जैसे देश के लिए इन डिडक्शन का एग्जम्पशन का होना बहुत जरूरी है सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो मेरा मानना ऐसा है कि ज्यादातर टैक्स पेयर अगर अपनी सेविंग करके सेविंग बचत करके तो दोनों तरह से बेनिफिट होगा, टैक्स का भी बेनिफिट होगा और आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग भी बनेगी। बिल्कुल, इसी से जुड़ा अगला सवाल है कि एटीसी के तहत जो टैक्स की छूट जो है वो काफ़ी लंबे समय से 1.5 लाख रुपए के आसपास है। आपको लगता है कि जिस तरीके से इकॉनमी ग्रो कर रही है, रिकवरी इकॉनमी में देखने को मिल रही है, अब इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है? एक तरफ से हम देख रहे हैं कि भारतीय जो परिवार हैं उनकी बचत भी 5 साल के अब निचले स्तर पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल बचत जीडीपी की 10.8% ही रह गई है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 में 15.9% थी। अब 80 की जो लिमिट है उसे बढ़ा करके कितना किया जाना चाहिए? सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि नहीं? आमदनी भी बढ़ रही है, सेविंग घट रही है, ये ओवरऑल जो स्थिति देखने को मिल रही है वो बहुत फेवरेबल तो नहीं लग रही है। क्या आपको लगता है सरकार को इस तरफ कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए, इसका सवाल का जवाब तो बहुत सिंपल है। आपने जो जितनी बातें कही उन बातों को ध्यान में रखें तो एटीसी बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से भी लगाए, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से लगाए तो एटीसी तो बढ़ना ही चाहिए। क्योंकि पहले अगर आप 5 साल पहले 1.5 लाख की सेविंग करते तो आज की डेट में वो 1.5 लाख की वैल्यू इन्फ्लेशन के हिसाब से 1.20-1.15 के करीब रह गई, तो बढ़ने की जरूरत है। लेकिन जैसे हमने भी डिस्कस किया है कि सरकार का मन है कि मैं डिडक्शन और एग्जम्पशन को खत्म कर दूं। अगर वो खत्म करने की बात सोच चल रही है तो ये मुश्किल होगा सरकार के लिए कि 1.5 लाख से बढ़ा के 2 लाख की जाए, 2.5 लाख की जाए। तो अब ये बड़ी अपने आप में मैं कहूंगा कि एक विचित्र स्थिति है कि वैसे तो 1.5 लाख की सेविंग बढ़नी चाहिए क्योंकि एग्जम्पशन और वो जो इन्फ्लेशन आ गया है और जो सेविंग डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की जो मंशा है कि मैं एग्जम्पशन डिडक्शन को खत्म करूं, तो सरकार नहीं चाहेगी कि मैं 1.5 लाख से बढ़ा के लोगों को मौका दूं कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करके जो सेविंग करें। तो मुझे लगता है कि ये विरोधाभास होने की वजह से शायद ये 1.5 लाख की अब जो थ्रेशोल्ड है ये नहीं बढ़ पाएगी।